रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि मैं थोड़ा सा प्लान मेरा थोड़ा चेंज हो गया। कुछ वजह से मैं अथॉरिटीज़ की बजाय आपको आज जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो असेसमेंट के चैप्टर में से है, जिस चैप्टर में से आपने रिटर्न ऑफ इनकम का टॉपिक पढ़ा था। उस चैप्टर में से हमने आज पहले क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला अथॉरिटीज़ डिस्कस करेंगे। क्योंकि असेसमेंट की जो टर्म है और इसकी जो डिफरेंट काइंड्स हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है। वजह यह है कि ये जो तीनों अथॉरिटीज़ हैं उसमें ये असेसमेंट से रिलेटेड पार्स एंड फंक्शंस हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि पहले आपको इसके बारे में क्लियर करवा दूं, उसके बाद अथॉरिटीज़ जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन है जी, डिफाइन असेसमेंट। असेसमेंट क्या होती है? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ असेसमेंट मेड बाय द कमिश्नर अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। क्लियर जी स्टूडेंट्स? आज हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। डिफाइन असेसमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ असेसमेंट मेड बाय द कमिश्नर अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। देखिए ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें से ये क्वेश्चन हमने करना है। असेसमेंट प्रोसीजर पेज नंबर 266 से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। चैप्टर के स्टार्ट में तो वही क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिटर्न ऑफ इनकम का। पेज नंबर 274, इस चैप्टर का पेज नंबर 274 है, जहाँ पर ये असेसमेंट का टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। असेसमेंट्स और टाइप ऑफ असेसमेंट, टोटल टाइप 7 टाइप्स हैं असेसमेंट की। रिटर्न ऑफ इनकम एज असेसमेंट नंबर 1। नंबर 2 पर असेसमेंट इफ द रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड। नंबर 3 पर है जी अमेंडमेंट इन असेसमेंट। नंबर 4 पर है जी एग्रीड असेसमेंट। नंबर 5 है जी प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टन केसेस। नंबर 6 पर है जी असेसमेंट आफ्टर डिसीजन ऑफ एन अपील। और लास्ट पर है जी असेसमेंट ऑफ आर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। ये 7 टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स हैं जी, जो हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जी असेसमेंट की। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट का अगर आप लफ्ज़ी मतलब देखें तो असेसमेंट आप रूटीन में भी वर्ड बोला जाता है स्कूल कॉलेजेस में। जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स की एग्ज़ामिनेशन की जाती है, उनका पता चलाया जाता है कि भाई उन्होंने कैसी प्रिपरेशन की है। उनका जो टेस्ट है, जो क्विज़ है, दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट, कि हम पता चलाएं भाई इनकी कितनी प्रिपरेशन है, कितनी तैयारी है। लेकिन टैक्स की लैंग्वेज में, टैक्स की बुक में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक असेसमेंट का मतलब ये है कि पता चलाया जाए किसी भी टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन का, ताकि उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम उस पर टैक्स लगा सकें। तो असेसमेंट का मतलब है टैक्स पेयर की जो इनकम की इंफॉर्मेशन है, उसकी जो मालूमात हैं, उसके असासों के बारे में, उसकी आमदनी के बारे में, उसका पता चलाया जाए, उसकी जांच पड़ताल की जाए। और जांच पड़ताल इसलिए की जाए ताकि हम उसकी आमदनी और उसके असासों की बुनियाद पर उस पर टैक्स लगा सकें। तो असेसमेंट का मतलब है जी जांच पड़ताल करना उन मालूमात की जो कि टैक्स पेयर अपनी रिटर्न में, अपने गोशवारों में जमा करवाता है। अपने गोशवारों में जो अपनी आमदनी की तफसीलात, अपने असासों की तफसीलात जमा करवाता है, उनकी असेसमेंट की जाए, उनकी जांच पड़ताल की जाए, ताकि हम उसकी बुनियाद पर टैक्स कैलकुलेट कर सकें। दिस इज़ कॉल्ड असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स अ कंप्लीट स्क्रूटिनी, जांच पड़ताल करना मालूमात की, प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर इन हिज रिटर्न, जो टैक्स पेयर अपने गोशवारों में, अपनी रिटर्न में मालूमात मुहैया करता है, उसकी जांच पड़ताल की जाए। द प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट हैज़ बीन मेड क्वाइट सिंपल बाय द फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001, बजट 2001 में जो असेसमेंट का तरीकाकार है ये बहुत आसान बना दिया गया है। तो फर्स्ट टाइप है जी असेसमेंट की, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट असेसमेंट में फर्स्ट टाइप है जी रिटर्न ऑफ इनकम एज असेसमेंट। बात ज़रा फॉलो कीजिएगा जी। रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में मैंने आपको बताया था, आमदनी के गोशवारे, आमदनी की तफसीलात। अब होता क्या है जी, मैंने बताया था आपको कि 1979 का जो टैक्स ऑर्डिनेंस था, उसके बाद जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आया तो इनमें डिफरेंट चेंजेस की गई। वन ऑफ द मेजर चेंज ये थी 1979 के टैक्स ऑर्डिनेंस और 2001 का जो टैक्स ऑर्डिनेंस था, कि 2001 के टैक्स ऑर्डिनेंस में ये इख्तियार, आमदनी की तफसीलात बताने का इख्तियार टैक्स पेयर को दे दिया गया।
2001 से पहले टैक्स डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो लोगों के घरों में, लोगों की फैक्ट्रियों में विजिट करते थे और लोगों से पूछा जाता था कि आपके घर में अर्निंग करने वाले, इनकम कमाने वाले लोग कौन से कितने हैं, वो कितना कमा रहे हैं, कितनी आमदनियाँ हैं, कितने असासे हैं आपके, आपके अखराजात कितने हैं। इस तरह बिजनेसिस में विजिट किया जाता था। मतलब टैक्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी लोगों से उनकी आमदनी के बारे में पूछना, उनके घरों में, उनकी फैक्ट्रीज में विजिट करके। लेकिन जब 2001 का ऑर्डिनेंस आया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो ये इख्तियार जो है सेल्फ असेसमेंट इनिशिएट की गई। टैक्स पेयर को ये इख्तियार दिया गया कि ईयर एंड पर वो खुद बताए, अपनी आमदनी की तफसीलात खुद मुहैया करे। अब यहाँ पर चांसेस तो हैं कि टैक्स पेयर झूठ बोलेगा, कम करके आमदनी बताएगा, सासे छुपाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बेनिफिट ये हो रहा है कि जब टैक्स डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को भेजता था ना, तो उसे पूरे पाकिस्तान में मालूमात इकट्ठी करने के लिए हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन रखने पड़ते थे। अब वो मुलाजमीन रखने पड़ते थे, पूरा साल उनको तनख्वाहें भी देना पड़ती थी, तो ह्यूज एक्सपेंडिचर्स जो उनकी सैलरीज की शक्ल में खर्च हो जाता था। तो टैक्स मिसाल के तौर पर अगर 5,000 अरब का टैक्स इकट्ठा हुआ ना, तो उसमें से 1,000 तो तनख्वाहों में खर्च हो गया ना। तो ये सोचा गया कि ये खर्चे कम किए जाएं। तो जो IMF है उसकी रिकमेंडेशन में, वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशन के साथ ये फैसला किया गया 2001 के ऑर्डिनेंस में कि अब आमदनी की तफसीलात टैक्स पेयर खुद मुहैया करेगा। तो टैक्स पेयर जब आमदनी की तफसीलात मुहैया कर देता है, तो जो आमदनी की तफसीलात टैक्स पेयर अपनी आमदनी के गोशवारों में मुहैया किया करता है, उसी की बुनियाद पर उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। मतलब उसकी आमदनी के गोशवारों को ही उसकी असेसमेंट समझ लिया जाता है, उसी की बुनियाद पर उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। मज़ीद तफ्तीश नहीं की जाती, मज़ीद उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती, ताकि लोग इनकरेज हों और हर कोई अपनी आमदनी की तफसीलात बिला झिझक, बगैर डरे हुए मुहैया करे। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पर हलफ भी लिया जाता है और कहा भी जाता है कि आपने सच बताना है। कल को अगर आपकी ये साबित हो गया कि आपने आमदनी गलत बताई थी, कम करके बताई थी, असासे छुपाए थे, तो आपको जुर्माना भी होगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन इनिशियली ये इख्तियार टैक्स पेयर को दे दिया गया कि टैक्स पेयर खुद बताए कि उसकी आमदनी कितनी है। उसके लिए वो रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाता है और उसकी रिटर्न ऑफ इनकम ही एज असेसमेंट समझ ली जाती है, उसकी मज़ीद तफ्तीश नहीं की जाती, उसी की बुनियाद पर उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। When a taxpayer furnishes a return of income for the tax year, जब टैक्स पेयर अपनी रिटर्न, अपनी आमदनी के गोशवारे जमा करवा देता है, द टैक्स पेयर्स रिटर्न विल बी एक्सेप्टेड एज सच विदाउट एनी क्वेश्चन, तो वो उसकी रिटर्न ऑफ इनकम एक्सेप्ट कर ली जाती है विदाउट एनी क्वेश्चन, बगैर किसी सवाल जवाब के। द रिटर्न इट सेल्फ विल बी ट्रीटेड एज असेसमेंट ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर, उसी रिटर्न की बुनियाद पर ही उसका टैक्स लगा दिया जाता है। मतलब उसी रिटर्न को हम कमिश्नर के असेसमेंट ऑर्डर समझ लेते हैं। जैसा कि प्रीवियसली होता था कि कमिश्नर खुद या वो अपने सबॉर्डिनेट्स के ज़रिए लोगों की मालूमात इकट्ठी करता था और फिर अपने असेसमेंट ऑर्डर जारी करता था कि इसका इतना टैक्स होगा, इसका इतना टैक्स होगा। अब जो टैक्स पेयर अपनी आमदनी के गोशवारे खुद मुहैया करता है ना, उसकी असेसमेंट ऑर्डर उसी को कंसिडर कर लिया जाता है। मतलब उसी की बुनियाद पर उस पर टैक्स लाइबिलिटी लगा दी जाती है। द कैलकुलेशन मेड बाय द टैक्स पेयर, जो कैलकुलेशन टैक्स पेयर करता है अपनी टोटल इनकम के बारे में, अपनी एग्जाम्पशंस क्लेम्ड, एग्जाम्पशन क्लेम मतलब टैक्स में माफ़ी जिसके लिए वो मांगता है, एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, जो टैक्स उसने कैलकुलेट किया होता है, ड्यू देयर ओन मतलब अपनी आमदनी के गोशवारों पर, देयर ओन अपनी आमदनी की गोशवारों पे जो वो टोटल इनकम लिखता है, जो वो एग्जाम्पशन टैक्स में माफ़ी मांगता है, जो टैक्स वो कैलकुलेट करता है, विल बी एक्सेप्टेड, उसको कबूल कर लिया जाता है। टैक्स डिपार्टमेंट उसको वेलकम करता है, उसको कबूल कर लेता है, उस पर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता, ताकि टैक्स पेयर जो है वो डीमोटिवेट ना हो जाए, ये ना हो कि आइंदा से ये अपनी आमदनी ना बताने आए डर की वजह से। 10, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आपने आमदनी की गोशवारे जमा करवा दी हैं, आपकी असेसमेंट हो गई है या नहीं हो गई, तो आपने सिर्फ उसे ये सबूत देना है कि ये देखें जी मैंने अपनी आमदनी की तफसीलात जमा करवा दी हैं। 10, द प्रूफ ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, बस इतना प्रूफ ही काफ़ी है कि अपनी आमदनी की गोशवारे आप जमा करवा चुके हैं टू द कमिश्नर बाय द टैक्स पेयर फॉर एनी टैक्स ईयर, विल बी सफिशेंट। आपके वो जो प्रूफ है ना आपके पास कि आपने आमदनी गोशवारे जमा करवा चुके हैं, वो सफिशेंट है ये साबित करने के लिए दैट असेसमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड, कि आपकी असेसमेंट हो चुकी है, एन असेसमेंट ऑर्डर हैव बीन मेड बाय द कमिश्नर, क्योंकि आपकी की हुई असेसमेंट को ही
सफिशेंट समझा जाता है उन्हीं को ही कमिश्नर की असेसमेंट समझी जाती है। मतलब जो टैक्स आप कैलकुलेट करके देते हैं ना उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया जाता है और यही समझा जाता है कि ये कमिश्नर ने जो है वो असेसमेंट की थी। तो असेसमेंट का वाहिद तरीका ये है कि आप अपनी आमदनी की गोशवारे जमा करवाएं, उन्हीं आमदनी की गोशवारों की बुनियाद पर जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन या टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स के मुताबिक जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसे फिल करते हैं तो वहाँ पर टैक्स रेट भी लिखे हैं, टैक्स कैलकुलेट करने का प्रोसीजर भी लिखा है। ऑनलाइन तो कैलकुलेटर्स भी बने हैं, उसमें आप अपनी आमदनी लिखें, वो आपको टैक्स कैलकुलेट करके बता देते हैं। इतना सिंप्लीफाई हो चुका है ये अपनी आमदनी की गोशवारे जमा करवाना और टैक्स कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है। तो आप उसमें आमदनी अपनी लिखते जाएं, वो आपको अल्टीमेटली एंड पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको टैक्स कैलकुलेट करके बता देगा। तो इतना आसान हो चुका है कि जो आमदनी की गोशवारे आप जमा करवाते हैं वही असेसमेंट समझ ली जाती है, उसी की बुनियाद पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बना दी जाती है। फिर आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए जाते, आपकी असेसमेंट जो है उसको कंप्लीट समझा जाता है। तो ये रिटर्न ऑफ इनकम एज एन असेसमेंट ये सबसे परफेक्ट मेथड है, सबसे स्मूथ मेथड है। इस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ असेसमेंट। लेकिन दूसरा मेथड क्यों अप्लाई होगा जब कोई अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवाएगा? जाहिर सी बात है जो रिटर्न जमा करवा देगा वो तो एक फिर तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आमदनी की गोशवारे जमा करवाने का रास्ता है, सिंपल रास्ता है, लीगल वे है। आप अपनी आमदनी की तफसीलात जमा करवाएं, उसके नीचे जो टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे वो टैक्स जमा करवा दें, आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो गई। दूसरी टाइप्स कब बनती हैं? जब कोई अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवाएगा तो क्या उसको टैक्स से आज़ाद कर दिया जाएगा, उससे टैक्स नहीं मांगा जाएगा? नहीं, उसके लिए सेकंड रिक्वायरमेंट है जी। बाकी मैंने जो काटा हुआ है आप लोग भी काट दें इसे, ये इन नेसेसरी है, अननेसेसरी है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है जी असेसमेंट इफ़ द रिटर्न इज़ नॉट फर्निश्ड। देखें सिंपल तरीका तो ये था कि अपनी आमदनी की गोशवारे जमा करवा दें, वही आपकी असेसमेंट होगी। लेकिन अगर कोई अपनी आमदनी की तफसीलात जमा नहीं करवाता तो उसकी असेसमेंट फिर कैसे होगी? वो दूसरी टाइप में आ जाता है, असेसमेंट इफ़ द रिटर्न इज़ नॉट फर्निश्ड। असेसमेंट अगर कोई रिटर्न जमा नहीं करवाएगा तो उसकी असेसमेंट कैसे होगी? इफ़ अ पर्सन रिक्वायर्ड अंडर द लॉ टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम और एनी स्टेटमेंट, अगर कोई पर्सन जिसको कानून के मुताबिक जिसे कहा जाए कि अपनी आमदनी की गोशवारे जमा करवाओ, तफसीलात जमा करवाओ, फेल टू डू सो, वो ऐसा करने में नाकाम हो जाए विद इन ड्यू डेट मुकर्ररा तारीख तक, और फेल्स टू प्रोड्यूस इज अकाउंट्स, और अपने अकाउंट्स मुहैया ना करे फॉर ऑडिट, जो ऑडिट के लिए चाहिए थे, इफ़ सो रिक्वायर्ड, जो उसे मांगे गए थे। मतलब अगर तफसीलात आपसे मांगी जाती हैं आपकी आमदनी के हवाले से, स्टेटमेंट के हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से, और अगर टैक्स पेयर इसको करने में नाकाम रहता है, द कमिश्नर कैन हिमसेल्फ मेक एन असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो कमिश्नर खुद मेक एन असेसमेंट, उसकी असेसमेंट कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन। तो कमिश्नर उस पर्सन की असेसमेंट, जो मालूमात अवेलेबल इंफॉर्मेशन उसके पास होती हैं, जो वो कलेक्ट कर पाता है, उसकी बुनियाद पर वो उसकी असेसमेंट खुद कर देता है। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई अपनी आमदनी की गोशवारे जमा नहीं करवाएगा तो वो असेसमेंट से बच जाएगा, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्रोसीजर चलता रहे, डिले ना हो। तो जो अपनी आमदनी की गोशवारे जमा नहीं करवाता, कमिश्नर उसकी असेसमेंट खुद कर देता है, जिसको हम कहते हैं असेसमेंट इफ़ द रिटर्न इज़ नॉट फर्निश। अब जब कमिश्नर असेसमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है कमिश्नर के पास कंप्लीट रिकॉर्ड तो नहीं है। देखिए हर पर्सन को खुद को पता है ना कि उसकी आमदनी कौन कौन सी है, हर किसी का रिकॉर्ड रखना कमिश्नर के लिए, टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है। तो कमिश्नर फिर क्या करेगा, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है ना उसके पास, उसी की बुनियाद पर असेसमेंट कर देता है। अब ये भी टैक्स डिपार्टमेंट का रूल है कि ये मत समझा जाए कि कमिश्नर ने असेसमेंट की है तो गुस्से से की होगी, ज़ाती राय की बुनियाद पर की होगी, या जानबूझकर लोगों को सज़ा देने के लिए उनका टैक्स बढ़ा चढ़ा के बताया होगा। टैक्स डिपार्टमेंट फिर भी ये कहता है जी हमारा ये असूल है कि अगर कोई रिटर्न जमा करवा दे तो ठीक है, हम उसकी रिटर्न को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी की बेस पर उसकी असेसमेंट कर दी जाती है। लेकिन अगर कोई रिटर्न जमा नहीं करवाता तो टैक्स डिपार्टमेंट उसकी असेसमेंट खुद करता है। लेकिन ये भी टैक्स डिपार्टमेंट की रूलिंग है कि अगर कोई असेसमेंट किसी की रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो खुद बनाता है, उसकी असेसमेंट खुद करता है, तो टैक्स डिपार्टमेंट फिर भी इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखता है और हकीकत की बुनियाद पर फैसला करता है, ना कि ज़ाती राय या गुस्से की बुनियाद पर फैसला नहीं करता।
टैक्स डिपार्टमेंट शफाफियत के साथ फैसला करता है और ऑनेस्टली वर्क करता है, बेईमानी फिर भी नहीं करता। बेशक उसको इस बात का गुस्सा ज़रूर होता है कि टैक्स पेयर ने जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसने अपनी रिटर्न खुद ही जमा नहीं करवाई, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो रूल ऑफ जस्टिस जो है, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता है। एज दिस असेसमेंट इज़ मेड इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी, क्योंकि ये असेसमेंट कमिश्नर खुद करता है, अदर पार्टी क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, कॉपरेट नहीं कर रही होती, द कमिश्नर शुड नॉट एक्ट डिसऑनेस्टली, कमिश्नर फिर भी बेईमानी नहीं करता, मतलब बढ़ा चढ़ा के टैक्स नहीं लगा देता लोगों पर। ही शुड मेक अ फेयर जजमेंट, कमिश्नर जो है वो शफाफियत से फैसला करता है, एंड शुड बी गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ जस्टिस, और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता है। The assessment should be reasonable and should not be based purely on the commissioner's personal opinion. assessment जो है वो इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर रीज़नेबल मुनासिब बुनियादों पर बनाई जाती है, ना कि ज़ाती राय पर बनाई जाती है। Due to these reason it is known as assessment based on the best of commissioner's judgment. इस वजह से इस assessment को कहा जाता है कि ये कमिश्नर की बेस्ट जजमेंट के मुताबिक, कमिश्नर को जो बेहतर लगा उसके मुताबिक assessment की गई है। तो ये दो मेजर टाइप हैं जी असेसमेंट की, असेसमेंट रिटर्न ऑफ इनकम एज एन असेसमेंट, और असेसमेंट इफ द रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड। थर्ड टाइप है जी अमेंडमेंट इन असेसमेंट। थर्ड टाइप देखें जी, पहली दोनों टाइप्स के बाद थर्ड टाइप अराइज हो सकती है, अगर दोनों पहले टाइप्स नहीं है तो फिर थर्ड टाइप भी नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट इन असेसमेंट या अमेंडेड असेसमेंट इसको कहते हैं। अमेंडेड असेसमेंट का मतलब ये है कि अगर पहले किसी की असेसमेंट हो चुकी हुई है, चाहे वो असेसमेंट कोई खुद रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवा कर अपनी असेसमेंट जमा करवा दे, या कमिश्नर किसी की असेसमेंट कर दे, जो ओरिजिनली पहले से असेसमेंट हो चुकी है, उस असेसमेंट में अगर ये बाद में ये रिवील हो, ये पता चले और इसकी सॉलिड रीज़न हो कि जो पहले से ओरिजिनल असेसमेंट हुई हुई है उसमें कोई मिस्टेक है, कोई चीज़ ओमिट हो गई है, भूल गए हैं, कोई चीज़ गलत लिख दी है, कोई बढ़ाकर चीज़ लिख दी है, या गलत कम करके लिख दी है, या कोई गलत एग्जाम्शन मांग ली है, टैक्स में रायत मांग ली है जो बनती नहीं थी, या बनती थी भूल गए हैं रायत मांगना, तो एप्लीकेशन देकर असेसमेंट जो है वो अमेंड की जा सकती है, उसमें तब्दीली की जा सकती है, लेकिन ये तब्दीली तभी होगी जब इस बारे में श्योरिटी हो जाएगी कि वाकई ही जो ओरिजिनल असेसमेंट हुई है दोनों तरीक़ों से, दोनों में से किसी एक तरीके से उसमें कोई मिस्टेक रह चुकी है। Whenever an assessment has been made under any of the above two method, वो जो ऊपर वाले दोनों मेथड आपने पढ़े वो दो ही मेथड देखें एक्चुअली बनते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम एज एन असेसमेंट, असेसमेंट इफ द रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड। दो ही तरीके हैं ना, कि या तो आप खुद रिटर्न जमा करवा दें, अपनी आमदनी की तफसीलात खुद जमा करवा दें, या कमिश्नर आपकी असेसमेंट खुद कर लेगा। तो अगर अबव टू मेथड्स में से की हुई असेसमेंट में एन असेस कमिश्नर ये फील करे नेसेसरी टू चेंज, कोई तब्दीली करना, सच ऑर्डर, उस ऑर्डर में, सो द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स शुड बी चार्ज, ताकि करेक्ट अमाउंट टैक्स की चार्ज की जाए टैक्स पेयर से, द प्रीवियस ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, तो प्रीवियस ऑर्डर्स अमेंड कर दिए जाते हैं। द कमिश्नर कैन ओनली अमेंड द ऑर्डर, कमिश्नर तभी अमेंड करेगा इफ़ इन हिज ओपिनियन इनकरेक्ट इनकम, अगर कमिश्नर के मुताबिक गलत आमदनियाँ हैं, इनकरेक्ट एग्जाम्शन, गलत रायत मांगी गई है या दे दी गई है, रॉन्ग टैक्स रिलीफ, टैक्स में गलत रायत दे दी गई है या रिबेट दे दी गई है, वाज कैलकुलेटेड इन द ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर, इस बारे में पता चले कि भाई गलत आमदनी लिखी जा चुकी है या गलत एग्जाम्शन मांगी जा चुकी है, टैक्स में रायत गलत दी जा चुकी है ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर के मुताबिक, द कमिश्नर कैन आल्सो बी मेड, the amendment can also be made if the commissioner of income tax has definite information that assessment is incorrect। ये amendment सिर्फ तब उस सूरत में हो सकती है अगर कमिश्नर के पास ये definite confirm information हो कि वाकई ही assessment में कोई incorrect information लिखी जा चुकी है, तो फिर assessment को कहा जाएगा amended assessment, क्योंकि ये original assessment orders को बदल कर तब्दील कर कर की जाती है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है जी एग्रीड असेसमेंट। एग्रीड असेसमेंट का मतलब क्या है जी, कि अगर टैक्स पेयर को कोई नोटिस मिलता है टैक्स डिपार्टमेंट कमिश्नर की जानिब से कि आप की असेसमेंट हमने की है, ये आप पर टैक्स लगता है, इतनी आपकी आमदनी बनती है, ये कुछ आपने अदा करना है, ये कुछ आपने अदा नहीं किया, बहरहाल कमिश्नर की तरफ से नोटिस मिलने के बाद अगर टैक्स पेयर चाहे मामलात को सेटल करना, तो वो एक एप्लीकेशन देता है कि भाई मुझसे बैठकर सेटलमेंट करें, निगोशिएट करें और हम मिलकर मामलात को सेटल कर लेते हैं। तो वो सेटल करने के लिए बाकायदा कमेटी बनती है,
वो मिलकर डिसाइड करती है, जिसमें टैक्स पेयर ऑफर करता है, कुछ निगोशिएट करता है, और टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाता है, मतलब किसी पॉइंट पर एग्री हो जाते हैं जिसमें दोनों राजी हो जाते हैं। और इस एग्रीमेंट की वजह से टैक्स पेयर जो है वो जिस पॉइंट पर एग्री होता है वो टैक्स अदा कर देता है। फिर उसकी असेसमेंट उसी एग्रीमेंट को समझा जाता है, उसी एग्रीड पॉइंट को समझा जाता है। तो दैट असेसमेंट इज कॉल्ड एग्रीड असेसमेंट, कि इसमें दोनों मुत्तफिक हो गए हैं। ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर कुछ और थे, लेकिन बाद में जब आपस में निगोशिएशन हुई, मीटिंग हुई, एग्जामिनेशन हुई रिक्वेस्ट पर, तो उसमें टैक्स डिपार्टमेंट इस जिन पॉइंट्स पर एग्रीड हो गया और टैक्स पेयर जिन पॉइंट्स पर एग्रीड हो गया, उसी की बुनियाद पर फिर असेसमेंट होगी, उसके मुताबिक जो टैक्स बनता होगा वो आपको अदा करना होगा। इन केस वेयर टैक्स पेयर रिसीव द नोटिस रिगार्डिंग असेसमेंट, अगर टैक्स पेयर को नोटिस मिले असेसमेंट के हवाले से अथॉरिटीज़ की जानब से, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट के जो बाइख्तियार इदारे हैं उसकी जानब से, इफ़ ही वांट्स टू सेटल द केस, अगर वो केस को हल करना चाहता है, ही मे फाइल ऑफर ऑफ सेटलमेंट, तो फिर वो जमा करवा देता है एक ऑफर कि भाई मुझसे सेटलमेंट करें, मुझसे निगोशिएट करें, मामलात को हल करें मेरे साथ बैठकर। दिस ऑफर मस्ट बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, उस ऑफर के लिए बाकायदा टैक्स डिपार्टमेंट ने एक फॉर्म बनाया हुआ है, जिस फॉर्म के ज़रिए आप अप्लाई करते हैं उस ऑफर के लिए। ओवरसाइट कमेटी, एक ओवरसाइट कमेटी जो उस पर रिव्यू नज़रसानी करती है, वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के ज़रिए अप्लाई करता है ओवरसाइट कमेटी के पास। ओवरसाइट कमेटी मतलब रिव्यू नज़रसानी करने वाली जो कमेटी है, उसको अप्लाई करता है, रिक्वेस्ट करता है भाई कि मेरे मामलात को सेटल किया जाए, मेरे मामलात को दोबारा देखा जाए और कोई हल इसका निकाला जाए। द कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग द ऑफर में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस, तो कमेटी क्या है, एग्जामिन करने के बाद मांगती है, कॉल करती है कि भाई मुझे रिकॉर्ड पुराना ला कर दिया जाए, दस्तावेज़ात मुहैया की जाएँ। द टैक्स पेयर विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड, अच्छा बीइंग हेड ये गलत लिखा, बीइंग हेयर्ड, सुना जाना, सुनवाई होना, मतलब कहता है जी टैक्स पेयर को मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात सुनाए, अपनी राय दे। हेड या हेयर्ड लफ्ज़ अच्छा है यहाँ पर, हेयर्ड सुनवाई होना। द कमेटी में एक्सेप्ट और मॉडिफाई द ऑफर, कमेटी जो है वो सुनने के बाद एक्सेप्ट भी कर सकती है, तब्दील भी कर सकती है ऑफर ऑफ टैक्स पेयर को, एंड कम्युनिकेट इट्स डिसीजन टू द टैक्स पेयर, और वो सुनने के बाद जो है वो अपना फ़ैसला सुना देती है। इन केस द टैक्स पेयर इज सेटिस्फाइड, और अगर टैक्स पेयर जो है उस कमेटी की बात से, उनके फैसले से एग्रीड हो जाए, ही विल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल, तो वो टैक्स पेएबल को डिपॉजिट कर देता है, इंक्लूडिंग एनी पेनल्टी एज पर डिसीजन, और अगर उस पर कोई जुर्माना भी आयद किया हो तो फैसले के मुताबिक वो भी जुर्माना अदा कर देता है। In such case, the commissioner will amend the assessment in accordance with the decision of the committee after the amount is received, तो फिर वो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर को बदल देता है, और वो जो एग्रीड पॉइंट है उसकी बुनियाद पर उसका जो फैसला है वो लिख दिया जाता है। तो यहाँ तक आपने ये पॉइंट करना है जी, एग्रीड असेसमेंट। अब तक हम 4 असेसमेंट की टाइप्स पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टाइप थी रिटर्न ऑफ इनकम एज असेसमेंट, सेकंड टाइप थी जी असेसमेंट इफ द रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड, थर्ड टाइप है जी अमेंडमेंट इन असेसमेंट, फोर्थ टाइप है जी एग्रीड असेसमेंट, सिक्स्थ टाइप है, ये सब काट दें, जो मैंने लाइन लगाई हुई है इसे काट दें आप लोग। सिक्स टाइप है जी प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस का मतलब है कुछ ऐसे हालात होते हैं कि टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट करता है लेकिन आर्जी असेसमेंट करता है। आर्जी असेसमेंट तब की जाती है जब टैक्स पेयर को मौका दिया जाता है कि आप अपनी तफसीलात खुद जमा करवा दें या इन चीज़ों के बारे में डिटेल खुद मुहैया कर दें, तो टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस जारी रहे, डिले ना हो, एक आर्जी असेसमेंट ऑर्डर जारी करता है कि भाई अगर आपने अपनी आमदनी की तफसीलात मुहैया ना की तो जो फिर हमने असेसमेंट की है फिर इसी को हतमी समझा जाएगा। आप समझ लें कि एक बिज़नेस को, एक इंडिविजुअल को एक लेटर रिसीव होता है टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये आपकी असेसमेंट हमने की है, इतनी आपकी आमदनी हमें पता चली है, इतने आपके असासे पता चले हैं, ये एग्जाम्शन आपको मिलती है, इतना टैक्स आपका बनता है, ये जमा करवा दें। ये आर्जी है, आपको हम टाइम दे रहे हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर या तो आप खुद बता दें अपनी आमदनी की तफसीलात, या ये जो हमने आपको ऑर्डर भेजे ना फिर हम इन्हीं को फाइनल असेसमेंट समझ लेंगे। तो इसको प्रोविजनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उस सूरत में ये कैंसिल हो जाती है अगर टैक्स पेयर इस नोटिस के, इस प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर के मिलने के बाद खुद मालूमात मुहैया कर दे विद इन टाइम। इफ़ अ कंसील्ड एसेट ऑफ एनी पर्सन इज इम्पाउंडेड बाय एन एजेंसी,
अगर कोई किसी ने कोई असासा छुपाया और वो बाद में इम्पाउंड हो गया, दरियाफ्त हो गया, पता चल गया एजेंसी को और द गवर्नमेंट को, कमिश्नर में इशू अ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, तो कमिश्नर एक आर्जी असेसमेंट ऑर्डर जारी करता है। और प्रोविजनल अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भी इसको कहते हैं। फॉर लास्ट कंप्लीटेड ईयर, पिछले साल के हवाले से वो ये प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर जारी कर देता है। इन सच प्रोविजनल ऑर्डर द वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द टैक्स पेयर फॉर द लास्ट टैक्स ईयर। जितनी असासे किसी ने छुपाए होते हैं वो उसकी आमदनी समझ ली जाती है, उस पर इनकम टैक्स लगा दिया जाता है। देखिए किसी का कोई एसेट है ना, उसकी आमदनी 10 करोड़ है, तो उसकी 10 करोड़ आमदनी नहीं है, असासा 10 करोड़ का है। अब असासों पर टैक्स कम होता है, आमदनी पर टैक्स ज़्यादा होता है। मतलब आमदनी का मतलब है प्रॉफिट कमाया आपने, असासों का मतलब है देखिए आपकी एक बिल्डिंग है 10 करोड़ की है, बेशक वो आपको मुनाफा तो नहीं दे रही ना, वो तो बिल्डिंग अपनी जगह पर है ना। तो बिल्डिंग्स पर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स होता है। अगर कोई असासा छुपा लेता है तो उसकी बिल्डिंग, उसके असासों की कीमत को भी इनकम समझ दिया जाता है, उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। लेकिन वो ऐसा टैक्स जो है वो प्रोविजनली लगाया जाता है, वो असेसमेंट प्रोविजनली आर्जी बुनियादों पर की जाती है। ही विल सेंड दिस प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर टू द पर्सन एंड आस्क हिम, उससे कहा जाता है टू सबमिट अ न्यू रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द लास्ट ये टैक्स ईयर, कि उसने जो असासा छुपाया था, जो एसेट छुपाए थे उसने, वो अब खुद बता दे पिछले साल के हवाले से। The law allows a taxpayer to submit a return within 30 days from the date of service of such order. लॉ जो है उसे 30 दिन का टाइम देता है कि वो इन प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर को अगर खारिज करवाना चाहता है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी आमदनी की तफसीलात खुद मुहैया कर दे। क्लियर हो गया जी। 6 टाइप है जी असेसमेंट आफ्टर डिसीजन ऑफ एन अपील। अब होता क्या है, मुख्तलिफ मामलात होते हैं जिसमें टैक्स पेयर जो है उनके दरमियान और टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान आपस में सेटलमेंट नहीं होती, आपस में इख्तलाफ बरकरार रहता है। टैक्स डिपार्टमेंट एग्री नहीं होता या कमिश्नर एग्री नहीं होता या टैक्स पेयर एग्री नहीं होता, तो क्या होता है जी, टैक्स पेयर या टैक्स डिपार्टमेंट अदालत में चला जाता है। एपलीट ट्राइब्यूनल एक अदालत है टैक्स की, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर जाकर केस कर दिया जाता है। फिर वो केस अदालत में चलते रहते हैं, फिर अदालत जो फैसला सुनाती है ना, फिर असेसमेंट उस फैसले के मुताबिक होती है। अब अदालत फैसला सुनाई दी पुरानी असेसमेंट कैंसिल कर दें, नहीं कर लें, या पुरानी में ये तब्दीली कर लें, या टैक्स को बढ़ा दें या टैक्स को कम कर दें, या जुर्माना बढ़ा दें या जुर्माना कम कर दें, जैसा भी फैसला आएगा अदालत का फिर असेसमेंट उसके मुताबिक होगी। ऐसी असेसमेंट जो अदालती फ़ैसले की बुनियाद पर की जाए, अदालती फ़ैसले की रूह के मुताबिक की जाए, उसके अकॉर्डिंग की जाए, दैट असेसमेंट इज़ कॉल्ड असेसमेंट आफ्टर डिसीजन ऑफ एन अपील। अपील वो जो अदालतों में की जाती है, फिर उसका फ़ैसला आता है, फ़ैसले के मुताबिक जो असेसमेंट होती है उसको कहा जाता है असेसमेंट आफ्टर डिसीजन ऑफ एन अपील। when an assessment order of the commissioner is set aside, जब कमिश्नर के असेसमेंट ऑर्डर को एक तरफ रख दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है बाय द एपीलेट ट्राइब्यूनल, चाहे वो एपीलेट ट्राइब्यूनल टैक्स की अदालत को कहते हैं, हाई कोर्ट की जानब से या सुप्रीम कोर्ट की जानब से, एंड द कमिश्नर इज आस्क्ड, और कमिश्नर को कहा जाता है टू मेक अ न्यू असेसमेंट, कि वो नई असेसमेंट करे। सच असेसमेंट ऑर्डर शुड बी पास्ड विद इन 1 ईयर, ऐसे असेसमेंट ऑर्डर जो है वो 1 साल के अंदर जो है वो पास हो जाने चाहिए। मतलब फैसला आने के बाद 1 साल के अंदर अंदर अदालत के हुक्म के मुताबिक दोबारा असेसमेंट हो जानी चाहिए, न्यू असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाने चाहिए। ये जो 1 साल की लिमिट है, प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट, ये जो 1 साल की लिमिट है, शैल नॉट अप्लाई इफ एन अपील और रेफरेंस हैज़ बीन मेड अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय एपीलेट ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट। ये 1 साल की लिमिट अप्लाई नहीं होगी अगर फैसला एपीलेट ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट के फैसले के बाद आया है, मतलब फिर टाइम जो है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। However, if the decision of the appellate authority give any other direction regarding an assessment, लेकिन अगर फैसले में एपलेट अथॉरिटी, मतलब जहाँ पर आप अपील करते हैं, अदालतों को ना एपलेट अथॉरिटी कहा जाता है, जितनी भी अदालतें, अपील करने वाली अथॉरिटी, जहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एक कोर्ट लफ्ज़ है ना अदालत का, कोर्ट, कोर्ट का मतलब क्या है, एपलेट अथॉरिटी, ऐसी अथॉरिटी जहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। इफ़ द डिसीजन ऑफ एपलेट अथॉरिटी गिव्स एनी अदर डायरेक्शन, जहाँ पर भी आपने अपील की हो, जिस भी अदालत में अपील की हो, उसने कोई अगर डायरेक्शन दे दी है, सिम्मत बता दी है असेसमेंट के हवाले से, द पीरियड अवेलेबल टू द कमिश्नर फॉर मेकिंग सच असेसमेंट ऑर्डर और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इज़ अप टू 2 ईयर्स, तो फिर आप कमिश्नर के पास असेसमेंट ऑर्डर जारी करने और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जारी करने के लिए 2 साल का वक्फा होता है, 2 साल का टाइम होता है, कि वो 2 साल के अंदर अंदर अदालती फ़ैसले की रूह के मुताबिक
दोबारा असेसमेंट कर दे या अमेंडेड असेसमेंट जारी कर दे। तो ऐसी असेसमेंट जो अदालती फैसले के बाद जारी की जाए उसको असेसमेंट आफ्टर डिसीजन ऑफ एन अपील कहा जाता है। इसका भी बाकी पोर्शन काट दें। सेवंथ और लास्ट टाइप है जी असेसमेंट ऑफ अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी जायदाद जिसके बारे में भाइयों के दरमियान में या दोस्तों के दरमियान में या पार्टनर्स के दरमियान में या दो पार्टीज़ के दरमियान में अभी मामला डिस्प्यूटेड हो, उसकी ओनरशिप के हवाले से, उसके एरिया के हवाले से, उसकी आमदनी के हवाले से। तो होता क्या अक्सर जायदादों के बारे में डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तनाज़ा चल रहा होता है फैमिलीज़ के दरमियान में, डिफरेंट पार्टीज़ के दरमियान में। वो तनाज़ा जो है वो किसी अदालत में ले जाते हैं, वो सिविल कोर्ट में पाकिस्तान की अदालतों में मामला चलते रहते हैं। तो ऐसी जायदादें जिनका हतमी फ़ैसला मलकियत का ना हो, जो जिन जायदादों के बारे में मामलात जो हैं, केसेस जो हैं वो अदालतों में पेंडिंग हो, चल रहे हों, ऐसी प्रॉपर्टीज़ के जो असेसमेंट ऑर्डर हैं वो पेंडिंग कर दिए जाते हैं, जारी नहीं किए जाते जब तक उन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ का हतमी फ़ैसला नहीं आ जाता कि कौन इसका मालिक है। जैसे ही अदालती फ़ैसला आ जाए कि प्रॉपर्टी का ये शख्स नहीं, ये शख्स मालिक है, ये पार्टी नहीं, ये पार्टी मालिक है, या इतने इतने फ़ीसद मलकियत है, तो उस फैसला आने के 1 साल के अंदर अंदर फिर उन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ की असेसमेंट की जाती है, उन पर टैक्सेस कैलकुलेट किए जाते हैं, उनकी आमदनी का पता चलाया जाता है। When the ownership of any property is in dispute, जब किसी प्रॉपर्टी की मलकियत झगड़े में हो, and the case is pending in the civil court in Pakistan, पाकिस्तान की किसी भी सिविल अदालत में वो केस पेंडिंग चल रहा हो, the assessment in respect of such property, तो उस प्रॉपर्टी के हवाले से जो असेसमेंट है में भी पोस्टपोन, उसको मुलतवी कर दिया जाता है बाय द कमिश्नर, कमिश्नर की जानिब से। इन सच केसेस द असेसमेंट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम, ऐसे केसेस में जो असेसमेंट ऑर्डर हैं ऐसी आमदनियों के हवाले से शुड बी पास्ड विद इन 1 ईयर ऑफ द कोर्ट्स डिसीजन। तो ऐसे आमदनियों के हवाले से जो फैसले हैं वो विद इन 1 ईयर ऑफ द कोर्ट डिसीजन, कोर्ट के फैसले के 1 साल के अंदर अंदर ऐसे असेसमेंट ऑर्डर जारी किए जाते हैं। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक उनके फैसले जारी नहीं किए जाते। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया जी। 7 टाइप्स ऑफ असेसमेंट हमने पढ़ ली जी। इन ऑल ऑफ द अबव केसेस ऑफ असेसमेंट द प्रोडक्शन ऑफ एन असेसमेंट ऑर्डर और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर शैल बी कंप्लीट एविडेंस ऑफ दैट असेसमेंट हैज़ बीन मेड एंड द अमाउंट एंड ऑल पर्टिकुलर्स ऑफ असेसमेंट आर करेक्ट। तो 7 टाइप्स ऑफ असेसमेंट हमने पढ़ी हैं जी आज। असेसमेंट का क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 में से हमने पढ़ा, असेसमेंट के मीनिंग्स पढ़े, इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा कि इसकी एक टाइप है रिटर्न ऑफ इनकम एज एन असेसमेंट, सेकंड टाइप है जी असेसमेंट इफ द रिटर्न इज़ नॉट फर्निश्ड, थर्ड टाइप है जी अमेंडमेंट इन असेसमेंट, देन फोर्थ टाइप है जी एग्रीड असेसमेंट, फिफ्थ टाइप है जी प्रोविजनल असेसमेंट, सिक्स टाइप है जी असेसमेंट आफ्टर डिसीजन ऑफ एन अपील, और सेवन्थ और लास्ट टाइप है जी असेसमेंट ऑफ अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास से हम जो है वो अथॉरिटीज़ का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देंगे, और मेरी पूरी कोशिश है कि 1 फरवरी से पहले पहले हम असेसमेंट जो है वो जो अथॉरिटीज़ हैं तीनों और अपील जो हैं वो कंप्लीट कर लें, ताकि हम किसी हद तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। बेशक हम स्लो हैं, बहुत स्पीड हमारी मतलब वैसी नहीं रही अगर आपकी क्लासेस रूटीन में स्टार्ट होती, क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट ईयर जो है वो जनवरी फरवरी तक मैं तकरीबन 80% सिलेबस इस जनवरी के एंड तक तकरीबन हम राउंड अबाउट 60% सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके थे, जबकि अब हमें भी बहुत पीछे हैं। तकरीबन अभी हमारा सिर्फ 30% समझ लें या 25% सिलेबस समझ लें कंप्लीट हुआ आज के लेक्चर तक अगर हम देखें तो। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर पेपर्स की डेट डिले नहीं होती तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सिलेबस हमारा वाइंड अप करना। बहरहाल मैं भी पूरी कोशिश करूँगा, आप भी पूरी कोशिश करें। इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।